नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। बीकानेर से सुषमा सिंह, प्रेम कुमार, प्रेम नोखवाल, प्रियंका, पूजा, सुषमा, गोलू, मीना, अजय सिंह। चलिए दोस्तों, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। रूही जी नमस्कार, बसंती, प्रदीप गौड़, मिस्टर राकू, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। अशोक जाट, गुरु नोहर। चलिए दोस्तों, आप सभी को राधे राधे एक बार फिर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तेजपाल जी, लाडली, मोना, विनीता, पीयूष जी नमस्कार नमस्कार। कालू राम, योगी, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। हालांकि आज शनिवार है और आज राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करवाना था, लेकिन वो रिवीजन कल की क्लास में करेंगे और पूरा इंडिया का जो करंट अफेयर्स है, विश्व का जो करंट अफेयर्स है, उसका रिवीजन हम मंडे को करेंगे। आज किसी कारणवश वो बातचीत आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कल ऐसी थी जिन पर बातचीत करना जरूरी था, तो पहले उन पर बातचीत करते हैं। समय बचा तो आगे बातचीत होती रहेगी। जीवन एक नैतिक और आत्मिक यात्रा है। अनुशासन के साथ किए गए अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है अच्छा और मजबूत चरित्र। तो जीवन में जब अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा भी होगा। जीवन का एक नैतिक और आत्मिक यात्रा है। ये कोई इस प्रकार का मिशन नहीं है जिसको हमें प्राप्त करना है। अनुशासन के साथ किए गए अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है अच्छा और मजबूत चरित्र। जितना अच्छा आप व्यवहार करोगे, जितना संयमित रहोगे, खुद को अनुशासित रखोगे, आपका जीवन भी उतना ही बेहतर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो सभी को एक बार फिर गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी नमस्कार। आपसे बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं आप सभी के सामने। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो अनभिज्ञता जरूरी होती है और एक आत्मविश्वास जरूरी होता है। दो शब्द है, अनभिज्ञता, अनभिज्ञता, और जानते हो अनभिज्ञता, और एक है आपका आत्मविश्वास। ये सबसे बड़ी जीत है। आत्मविश्वास अगर नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी आप सब कुछ हार जाओगे, लेकिन अगर ये एक आपके अंदर है तो हर कठिन परिस्थिति से भी आप आगे निकलकर चले जाओगे। अपने जीवन में कभी अपने आप को निराश महसूस नहीं करोगे, ये बात निश्चित है, सब कुछ हारने के बावजूद भी। तो आज के करंट अफेयर्स के सबसे पहले मैं सवाल ही रखने जा रहा हूं, बाकी बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। ए नादान ना घबराना इन परेशानियों से, यह है तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। तो आप सभी अपने जीवन में बेहतर करें, अच्छा करें और अपनी जिंदगी में अच्छे मुकाम को हासिल करें। इस मिशन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए आप जीवन में हमेशा प्रगति के इस पथ पर बढ़ते जाएं। इस बात के साथ आज की करंट अफेयर्स की क्लास का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? भारतीय मूल की महिला, जिसे आईएमएफ में, कहां पर? आईएमएफ में प्रथम महिला, वहां की मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में, उस महिला का आपको नाम बताना है। यानी आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ, इसकी स्थापना 1944 में इसी के साथ की गई थी। किसकी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना। आपको यह भी बात पता रखी है, इसका जो मुख्यालय है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का, वो वाशिंगटन कहां पर है? डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का क्या है? मुख्यालय है। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का नाम आप सबने सुन रखा होगा। यह सवाल भी पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, निश्चित छपेगा। आज बहुत अच्छे सवाल हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, उन पर हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं। तो इन महत्वपूर्ण सवालों को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। यहां है आईएमएफ की प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया हाल ही में? तो आईएमएफ की डिप्टी डायरेक्टर गीतांजलि राव को नहीं बनाया गया है, वीना गुप्ता को नहीं बनाया गया, निहारिका को नहीं बनाया गया। इसका सही जवाब जो है वो गीता गोपीनाथ है। पहले से ये आईएमएफ में या फिर वर्ल्ड बैंक के साथ आर्थिक सलाहकार की भूमिका में काम कर रही थी। किसमें? आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार के रूप में क्या कर रही थी? ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहां दे रही थी। लेकिन अभी इनको क्या कर दिया गया है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है
ये अब इनको बना दिया गया है, यानी डीएमडी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया। हाँ 1944 में, एकदम सही बात है। और ये कहां की है, तो भारतीय मूल की है। कहां की है, तो याद रखिएगा भारतीय मूल जो है यहां से है। भारत की रहने वाली, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली महिला का नाम बताइए, तो आपको जवाब देना है गीता गोपीनाथ। उसका क्या होगा, सही जवाब होगा गीता गोपीनाथ को अभी हाल ही में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया IMF के अंतर्गत। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, पहले फटाफट सवालों पर, फिर न्यूज पर भी बात करेंगे और क्या न्यूज़पेपर में अच्छी खबरें रही जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सब पर भी बातचीत आपसे करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का दिवस कब मनाया जाता है। यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, जिनको कमजोर नहीं, उनको शक्तिशाली महसूस करवाए जाने के लिए, उनको उसकी कमी खले नहीं, उसकी वजह से उनको इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत करने के लिए, उनको इस प्रकार का संबल प्रदान करने के लिए कि यह कमी नहीं है, आपकी क्या है, शक्ति है, यह आपकी ताकत है, इस प्रकार का आभास कराने के लिए। ठीक है, यहां पर जो है वो क्या है, जरा देखिएगा। यहां अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को आपको पता है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसी दिन BSF जो है उसका स्थापना दिवस भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये बात आप इससे परिचित हैं। इसके बाद 2 दिसंबर, यहां 1 दिसंबर है, ये 2 दिसंबर है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कल भी आप लोगों को एक दिवस के बारे में पढ़ाया गया होगा, अगर आपको याद है तो, कि कल की तारीख को भी आपने एक दिवस जो है वो मनाया था। वो कौन सा था, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में आपको जानकारी दी होगी। किसके बारे में, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस आप लोग कह सकते हो, प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो भी मनाया गया। ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में। ठीक है, ये आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण जो है हजारों लोगों की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु, और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो यह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों की बात हो गई। इसके बाद बात बच गई किसकी, 3 दिसंबर की। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। विकलांगों में उनके जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, उनकी इस प्रकार की भावना उनमें बनी रहे कि जीवन में वो कुछ हारे नहीं हैं, जीवन में वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, जीवन में वो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको यह कमी नहीं, यह उनको शक्ति प्रदान की गई है। ऐसा जो दिवस है वो इस दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो जरा इसके बारे में भी देख लीजिए आप लोग। यहां पर मैंने आपके सामने कुछ यहां लिखा है स्लाइड में, जरा इसको देखिएगा, दिख रहा होगा अब आपको। विश्व विकलांगता दिवस जो है वो कल मनाया गया। दुनिया के एक बहुत जाने माने चर्चित वैज्ञानिक जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स, वो लंबे समय तक इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहे। यानी विकलांगता का अर्थ है अक्षमता नहीं है, विकलांगता का अर्थ अक्षमता नहीं है, बल्कि अलग तरह से सक्षम होना है, ये हॉकिंग्स कहा करते थे। हॉकिंग्स ने यह कहा कि विकलांग होने का मतलब असक्षम होना नहीं है, आपका मतलब यह है कि यहां पर जो है वो अलग तरह से आपको क्या बनाया गया, सक्षम बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, हाँ जी, डाउ केमिकल्स कंपनी का नाम हो गया, यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है, आप सही कह रहे हो, यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो नाम है वर्तमान में डाउस कंपनी हो गया है, डाउ कंपनी उसको कह सकते हैं। जो आत्मबल में किसी से कम नहीं है, ऐसे विकलांगों के लिए यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। विकलांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 15.3% आबादी दुनिया में किसी न किसी की असक्ता से प्रभावित है। 2.27% भारतीय आबादी विकलांग श्रेणी में आती है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस की क्या की थी, शुरुआत की थी। यह वर्ग इच्छा शक्ति व मानसिक बल में सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यह बात एकदम सही है। इस दिवस की शुरुआत जो है वो 1992 में किसने की थी, यूएन के द्वारा की गई थी। और ऐसे जो लोग होते हैं मानसिक रूप से अन्य सामान्य लोगों से,
मानसिक रूप से अन्य सामान्य लोगों से ज्यादा क्या होते हैं, परिपक्व आप लोग कह सकते हो इनको, परिपक्व या सक्षम कह सकते हो, परिपक्व या क्या कह सकते हो, सक्षम कह सकते हो। क्योंकि अगर ये इतने सक्षम नहीं होते तो हर कोई व्यक्ति जो है इनका उपहास उड़ा सकता है, लेकिन मानसिक रूप से ये अन्य लोगों से क्या होते हैं, ज्यादा तैयार होते हैं, ज्यादा परिपक्व इनको माना जाता है। पूरी दुनिया की आबादी में 15.3% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं, और भारतीय आबादी में लगभग 2.27% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी विकलांगता या अक्षमता से क्या है, ग्रसित है। तो हॉकिंस की जो बात है वो एकदम सही है कि ऐसे लोगों का मतलब अक्षमता नहीं है, इनको अलग तरह से क्या बनाया, खुदा ने, उस परवरदिगार ने सक्षम इनको बनाया है। तो चलिए अगले सवाल पर हम बातचीत आपके सामने करेंगे। अगला सवाल आपके सामने जो आया है वो कल के दिन की महत्वपूर्ण खबर रही है, इसका जवाब भी आप जरा दीजिएगा। क्या है, जरा पढ़ो सवाल, उसके बाद जवाब दो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 दिसंबर 2021 को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक पर लीडरशिप फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। मैं आपको लंबे समय से पूछ रहा हूं कि भैया राजस्थान में भी फिनटेक यूनिवर्सिटी और फिनटेक पार्क बना दिया गया, लेकिन इस फिनटेक का फुल फॉर्म क्या है जानते हो? तो ध्यान रखिएगा, फिनटेक में आप लोग एक तो लीजिए फिन और एक लीजिए टेक। इस फिन का मतलब तो है फाइनेंशियल, क्या मतलब है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल है। और ये जो टेक है इसका मतलब टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। ये मिलकर फिनटेक बना है, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के पार्क्स जो हैं वो फिनटेक पार्क कहलाते हैं। यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर लीडरशिप एक फॉर्म, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया इन्फिनिटी फॉर्म, यानी अनंत संभावनाओं वाला एक इस प्रकार का जो मंच है उस पर उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, कल के दिन। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 दिसंबर 2021 को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक पर लीडरशिप फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और यहां पर है राजनाथ सिंह। तो नरेंद्र सिंह नहीं है, ये नरेंद्र मोदी कर दीजिए इसकी जगह। जितेंद्र सिंह है, नरेंद्र मोदी है, इसने सिंह लगा दिया दोनों के आगे। चलिए अब देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और इसके अलावा वो सहकारिता मंत्री हैं। अभी राजस्थान के दौरे पर 5 तारीख को आ रहे हैं। कहां पर? राजस्थान आ रहे हैं 5 तारीख को, ठीक है, राजस्थान के दौरे पर आएंगे। इसके साथ साथ वो बीएसएफ के जवानों की जो परेड है, वार्षिक परेड आप लोग कह सकते हो, या उसके स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड जो है उस परेड का वो निरीक्षण करने वाले हैं। कहां पर करेंगे? तो इसका आयोजन किया जाएगा जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा और इस जैसलमेर की परेड का नेतृत्व करने वाले हैं। राजस्थान के दौरे पर कौन आ रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान मंत्री, आईटी मंत्री, जो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं वो कौन है? जितेंद्र सिंह है। अभी हाल ही में इन्होंने एक आभासी या वर्चुअल लैब का क्या किया था? वर्चुअल लैब जो है उस वर्चुअल लैब का उद्घाटन इन्होंने किया। इसके अलावा यहां पर जितेंद्र सिंह ने जो ब्रिक्स देशों के विज्ञान मंत्रियों का या टेक्नोलॉजी मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में भी भाग किसने लिया है? भारत के जितेंद्र सिंह की तरफ से भाग लिया गया। नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब होगा। कल इन्होंने क्या किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक पर एक लीडरशिप अवार्ड जो है या फिर एक लीडरशिप फॉर्म का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया इन्फिनिटी फॉर्म। उसका इन्होंने क्या किया है? इसका शुभारंभ इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है, कौन सा शहर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। आजकल तो खूब चर्चा में आ रहा है, ठीक है, युवाओं की वजह से मीडिया ने भी बड़ी पहचान दी है। तो लखनऊ जो है यहां से क्या है? सांसद हैं, यहां से सांसद भी हैं और देश के लंबे समय से अलग अलग मंत्रालयों का प्रभार इनके पास रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। तो ये सब बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर फिनटेक पार्क की बात की जाए, ये फिनटेक पार्क कहां पर है? तो आपको बताया जा चुका है कि ये फिनटेक पार्क राजस्थान में जयपुर में है। फिनटेक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये जोधपुर में है। ये आरएस की परीक्षा में आ चुका है सवाल कि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है। ये हमने बजट में घोषणा की थी। बजट 2021-22 का जो है
उसमें हमने इस प्रकार की घोषणा की है कि हम क्या करेंगे, एक फिनटेक विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित करेंगे और फिनटेक पार्क जो है वो जयपुर में स्थापित करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए स्थापित की गई इस प्रकार की संस्थाओं को नाम दिया गया है। तो फिनटेक क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो चलिए जरा दोस्तों अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका क्या है, जरा पढ़ो इसको। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया है, यानी विश्व के विभिन्न देशों में रहने के लिए शहरों की जो स्थिति है उसको लेकर एक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया है। यानी हम विभिन्न शहरों में रहते हैं तो रहने का जो खर्चा है उसके आधार पर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है ये आपको बताना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, यानी आप अगर एक दिन भी कहीं रहने लग जाओ उस शहर में तो एक दिन तो छोड़ो, कुछ घंटे में ही सब कुछ बेच कर जाना पड़े, ऐसा शहर कौन सा है जो दुनिया का सबसे क्या है, महंगा शहर है। उस सबसे महंगे शहर का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। जहां घंटे रुकना तो बहुत बड़ी बात है, तो घंटे रुकने भर के लिए भी वहां इतना पैसा खर्च करना पड़े, लाखों रुपए तो हमारे जयपुर में रुक जाइए वहीं लाखों रुपए एक दिन के लगते हैं। तो इसके अलावा ऐसा शहर बताना है दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है, उसका नाम क्या है। टेल अवीव इजराइल का है, या पेरिस जो है वो फ्रांस का है, या फिर सिंगापुर है, या फिर गोवा है, ऐसा शहर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव इजराइल का है। कहां का है, तेल अवीव इजराइल का है। उसके बाद आपका पेरिस का स्थान आता है, उसके बाद आपका सिंगापुर का स्थान आता है, लेकिन इस लिस्ट में गोवा का कहीं नामो निशान नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव इजराइल है। इजराइल के बारे में आपको बता रखा है मैंने, सारी बातें रोजाना बताता हूं। यहाँ दो क्षेत्र जो हैं, इस प्रकार की आकृति जो है वो आपकी इजराइल की वर्तमान में है। ये है, यहाँ पर आपका गाजा पट्टी वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर आपका मिस्र पड़ता है, और मिस्र के साथ साथ ये वाला इलाका जो है वो भूमध्य सागर का है। भूमध्य सागर के अलावा ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर दो देशों के साथ, दो तीन देश यहाँ पर इसकी सीमा पर पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ वेस्ट बैंक क्षेत्र भी आता है, ठीक है। वेस्ट बैंक, कौन सा बैंक, वेस्ट बैंक जो क्षेत्र है वो तो किसके साथ है, जॉर्डन के साथ है। जॉर्डन के साथ वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ऊपर जाओगे तो आपको सीरिया मिलेगा। इस सीरिया के साथ भी गोल्डन हाइट्स वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ पर किसके साथ है, सीरिया के साथ आता है। तो विभिन्न देशों के छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर अधिकार करके इजराइल ने अपने भूमि के क्षेत्र में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया। हालांकि पहले ये सबसे छोटा शहर तरीके से था। हाँ, 2020 में इसका कहीं स्थान नहीं था 3 नंबर तक, लेकिन अब ये स्थान आ चुका है। यानी 2020 जो लिस्ट जारी की गई थी उस 2020 में तेल अवीव का जो स्थान है वो नीचे था, लेकिन अभी तेल अवीव का स्थान कौन सा आया है, पहला स्थान इसमें शामिल किया गया है। इस बात को भी क्या करना है, ध्यान रखिएगा। यानी तेल अवीव इजराइल का है, फ्रांस पेरिस फ्रांस का है, और क्या है, सिंगापुर है। आज आपको थोड़ा मैप दिखाई देता हूं मैं किसका, इजराइल का मैप अगर आप देख लोगे तो आपके कुछ कंसेप्ट थोड़े बहुत मैप के बारे में तो दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। फ्रांस भी दिखाई देते हैं आपको, इजराइल भी दिखाई देते हैं। चलिए देख लीजिएगा, ये रहा आपका इजराइल, ठीक है। इजराइल की बातें कर लेते हैं यहां पर आपके सामने। आज जरा देखो इजराइल क्या कहना चाह रहा है। इजराइल का ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, मेरे हिसाब से एकदम स्पष्ट है। जरा देखो, अब इजराइल के बारे में बातचीत आपसे करते हैं। यहां पर ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, यहां से लेकर के यहां तक, ये इजिप्ट यानी मिस्र का है। इसका मतलब ये वाली सीमा जो है वो इसकी किसके साथ लगती है, ये मिस्र के साथ लगती है, यानी इजिप्ट के साथ लगती है। किसके साथ, मिस्र या इजिप्ट कह दीजिए इसे। ये यहां से, इसके बाद ये वाली सीमा जो है वो यहां तक जाती है। ये यहां इन दोनों की सीमा पर एक महत्वपूर्ण स्थान स्थित है मेरे दोस्तों, इसको याद करिएगा। यह है आपका मृत सागर यानी डेड सी। मृत सागर है, सबसे खारा आप लोग इसे कह सकते हो, ठीक है, गहरा भी इसे कह सकते हो। तो मृत सागर यहां पर पड़ता है। ये किसकी सीमा पर है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में
इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। कौन सा? मृत सागर जो है वो इजराइल और किसकी है? जॉर्डन की सीमा पर है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। यहां पर इजराइल और जॉर्डन की सीमा यहां लिख देता हूं, इजराइल और किसकी सीमा पर है? जॉर्डन की सीमा पर है। जॉर्डन की सीमा पर क्या है? आपका सीमा पर ये आपका मृत सागर है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और मृत सागर में कई नदियां यहां आकर गिरती है। इसके अलावा एक काला सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल सागर तो खैर है ही। इसके अलावा देखिए ऊपर वाला जो देश है उसका नाम है यहां पर सीरिया। सीरिया से पहले एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? वेस्ट बैंक है। यहां हालांकि फिलिस्तीन जो है वो अपना अधिकार मानता है, फिलिस्तीन अपना अधिकार मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने इसको अपने अंदर क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। ये नीचे वाला छोटा सा जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका क्या है? गाजा पट्टी है। ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वाले दोनों स्थान जो हैं वो फिलिस्तीन के हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब इजराइल ने इन दोनों स्थानों को क्या कर लिया है? अपने अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है, हाँ जी। तो इस बात को हमें क्या करना है? ध्यान रखना। इसकी राजधानी यहां है और इस राजधानी का नाम क्या दिया गया है? जेरूसलम दिया गया है, या यरूशलम इसे कह दीजिए। इसी के नजदीक एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है? तेल अबीब है। यह तेल अबीब जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और जेरूसलम की एक मस्जिद जो है, जेरूसलम की एक मस्जिद के बारे में आपके एसआई की परीक्षा में सवाल आ चुका है। यहां हुए एक धमाके की वजह से क्या हुआ था? यह मस्जिद खूब चर्चा में आई और यह सवाल पूछा जा चुका है कि यह मस्जिद कहां पर स्थित है। तो यह मस्जिद कहां है? यह आपकी जेरूसलम में स्थित है। यह सवाल परीक्षा में एसआई में पूछा जा चुका है। इसके बाद जब सीरिया के पास जाओगे तो एक ऐसा ही छोटा सा क्षेत्र और पड़ेगा जिसका नाम क्या है? गोलन हाइट्स है। क्या है? गोलन हाइट्स एक क्षेत्र पड़ेगा। गोलन हाइट्स जो है वो ये क्षेत्र पड़ेगा। ये गोलन हाइट्स जो क्षेत्र है वो सीरिया और किसकी सीमा पर है? यहां पर आपके इजराइल की सीमा पर है, लेकिन अब इसको इजराइल ने अपना कर लिया है। किसको? गोलन हाइट्स क्षेत्र को। इसके अलावा ऊपर वाली इसकी जो सीमा है वो लेबनान के साथ साझा होती है। किसके साथ? लेबनान के साथ साझा होती है। ये मैप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दुनिया का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा क्या रहता है? यहां चर्चा में रहता है। तो ये बातें आपके जेल में रही। इधर वाला जो इलाका पूरा है इसका वो किसके साथ है? यहां इधर कोई भूमि का टुकड़ा है नहीं, वरना ये भी शामिल कर लेते। तो ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर जो है ये क्या है? आपका भूमध्य सागर वाला इलाका जो है इसके साथ इसकी क्या होती है? सीमा लगती है। तो मेरे हिसाब से इजराइल का ये जो मैप है ये आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। हाँ, अल बक्सा मस्जिद है। ये मक्का के बाद तीसरा पवित्र स्थान है और यहां अल बक्का मस्जिद है। ये अल बक्का मस्जिद है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। ये यहां पर यहूदियों का और इस्लामियों का और सबसे ज्यादा यहां पर तीनों धर्मों के लोग रहते हैं। ये बात चर्चा का विषय है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। कुछ लोगों को चैन नहीं आता है सवाल के बिना। उनको ये नहीं मालूम कि ये सारी बातें भी आपकी परीक्षा में आने वाली है। सीधा सवाल कभी नहीं आएगा, ये जीवन में आप देख लीजिएगा। पुराने पेपर उठाइए, पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा, लेकिन डायरेक्ट हूबहू सवाल आ जाए ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, हाँ जी। यूएसए ने क्या? दुनिया भर के अधिकांश देशों ने यरूशलम जो है इसको राजधानी की मान्यता प्रदान कर दी है। यूएसए नहीं मानता, अब तो भारत भी मानने लगा है। दुनिया के अन्य देश जो भी विरोध कर रहे थे वो सब भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई इजराइल की राजधानी जो है वो क्या है? यरूशलम है या यरूशलम है। चलिए अगला सवाल देखिए। जवाद चक्रवात चर्चा में है। जवाद का अर्थ होता है उदार या दयालु। यह नामकरण किसके सुझाव पर किया गया है? यह आपको बताना है। ये चक्रवात है, हमारे हिस्से में ये चक्रवात आते ही आते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा इलाका आपका है, दोनों तरफ से चक्रवात आते हैं। इधर से भी हमारे यहां चक्रवातों का क्रम लगातार जारी रहता है और इधर वाले क्षेत्र से भी, यानी आपका बंगाल की खाड़ी और अरब जो सागर है उन दोनों की तरफ से यहां चक्रवातों की संख्या बहुत है। अभी एक चक्रवात आएगा जिसका नाम क्या है? जवाद है। अभी 2-3 दिन में भारतीय उड़ीसा वाला जो तट है वहां पर दस्तक देने वाला है और अभी मौसम विभाग ने अलर्ट इसके संबंध में जारी कर दिया है। ये जवाद साइक्लोन या चक्रवात जो है वो चर्चा में है। ये जवाद एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? जवाद एक कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है उदार या दयालु। क्या होता है? उदार या क्या होता है जी? दयालु होता है। ये लो जी, दयालु, उदार या दयालु है। इसका नामकरण किसके सुझाव पर किया गया है? आपको यह बताना है। भारत के सुझाव पर किया गया है क्या? जी नहीं। म्यांमार के सुझाव पर किया गया है क्या? जी नहीं। क्या पाकिस्तान से पूछा गया? पाकिस्तान से तो पीछे वाला पूछा गया था।
ठीक है। तो अब आपका सही जवाब क्या होगा इसका, वो सही जवाब होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां पर है सऊदी अरब जो है, ये सऊदी अरब इसका सही जवाब है। सऊदी अरब जो है वो सही जवाब है। सऊदी अरब के सुझाव पर ऐसा किया गया है, इस चक्रवात का नामकरण किया गया है। अभी हाल ही में आने वाला जो जवाद नाम का चक्रवात है, कौन से नाम का, जवाद नाम का चक्रवात है, इस जवाद नाम के चक्रवात का जो है वो नामकरण किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है। तो अब सऊदी अरब की भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये लाल सागर है, लाल सागर के साथ ये सीमा बनाने वाला जो देश है उसका नाम क्या है, आपका सऊदी अरब है। इस सऊदी अरब के चारों तरफ जो है ना वो कई देश स्थित हैं। इधर वाली सीमा पर आप लोगों का बहरीन है, कतर है, यूएई है, इधर नीचे अमन है और ओमान है, ये सारे देश यहाँ हैं। एक इधर वाली सीमा पर फिर आपका ईरान आएगा, फिर आपका इराक आएगा। ये वाले सारे देश जो हैं वो किसके, सऊदी अरब की सीमा पर क्या है, स्थित है। तो सऊदी अरब के नाम के आधार पर, सऊदी अरब के सुझाव पर ही जवाद नाम रखा गया। जवाद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है उदार और दयालु। अभी आया नहीं है, ये जल्द ही कहां पर, उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो तट है उस उड़ीसा के तट पर क्या देने वाला है, दस्तक देने वाला है। कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, कोंकण तट है, ये सारे तट आपको क्या होने चाहिए, भारत के मालूम होने चाहिए। यही कई बार सवाल जो है वो सीधा पूछा जा चुका है। तो चलिए अभी बात करते हैं, आपको सऊदी अरब भी दिखाई देते हैं साथ साथ लगे हाथों कि भैया सऊदी अरब भी देख लो, इसके आसपास के इलाकों पर नजर दौड़ा लो। कभी भविष्य में आपका काम पड़ जाए इधर जाने का तो आप थोड़ा ध्यान रखते हुए जाना, क्योंकि सऊदी अरब वाला इलाका आपका रेड सी में जाता है, सवेज नहर से होते हुए आप आगे भूमध्य सागर नहीं चले जाएं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जरा देखिएगा इस बात को। यहां आपका जो है वो ये वाला इलाका जोर्डन का, अभी आपको ये वाला क्षेत्र में पढ़ा चुका हूं, देखो पूरे विस्तार से। ये आपका इजराइल नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक। तो इजराइल की जो ये नीचे वाला कोना था ये लाल सागर से लगता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये लाल सागर से लगता है, कौन से वाला इलाका, रेड सी का इलाका, इजराइल का जो नीचे वाला कोना है वो। इसके बाद देखो जोर्डन जो है, उस जोर्डन की सीमा इसके साथ साझा होती है, किसके साथ है, सऊदी अरब के साथ। ये इधर वाला इलाका जोर्डन से लगा हुआ है, ये वाला इराक से लगा हुआ, ऊपर इराक है। इधर फिर वापस आपके क्षेत्र आ जाएगा, ये अरब सागर आपका है, इधर ये लाल सागर है। यहां क्या है आपका, लाल सागर के साथ ये वाली सीमा जो है वो साझा होती है, ये लाल सागर के साथ। यहां रियाद यहाँ की क्या है, राजधानी है। और इसके इधर वाले कोने पर जो है वो देख लीजिएगा, यहां आपका इराक है, इधर इसके ईरान है। यहां पड़ता है आपका कुवैत। कुवैत एक छोटा सा देश है, यहां पर क्या है, कुवैत है। इसके अलावा एक छोटा सा देश यहां पर कतर है। इसके अलावा ये वाला देश जो है वो आपका यूएई है। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, ओमान है। ओमान के इधर यमन है, ये वाला इलाका क्या है, यमन का है। ये भी आपको बता दिया मैंने, यमन यहाँ है, ओमान यहाँ है, यूएई यहाँ है, कतर यहाँ है और कुवैत यहाँ है। इसके पास में यूएई के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, बहरीन है। एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, बहरीन है। ये देश आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए। यहां पर आपका क्या पड़ता है, फिर ईरान है। ईरान के बाद में इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद इधर आता है आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद नीचे आपका इंडिया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, ये सऊदी अरब है। इस सऊदी अरब के नाम के सुझाव पर ही अभी आने वाला जो चक्रवात है, इस चक्रवात का नाम रखा गया है। ये इधर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब ये वाली जो जल संधि है, इस जल संधि के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहां से जब जाते हो तो एक जल संधि आती है जिसका नाम क्या है, हारमुज जल संधि है, सॉरी बाब अल मंदेव जल संधि है। बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव जल संधि है, बाब अल मंदेव। ये परीक्षा में आएगा, देख लीजिएगा, पीछे कई पेपरों में ये आ चुका है। बाब अल मंदेव जल संधि जो है यहां से होते हुए जब आप जाते हो लाल सागर की ओर, और लाल सागर से अगर वापस आप कहां चले जाओगे, स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाओगे, तो ये वाली जो जल संधि है वो बाब अल मंदेव जल संधि है। और ये वाली जल संधि जो ओमान के ऊपर से, ओमान की खाड़ी से होती हुई आपको इधर ले जाती है फारस की खाड़ी की तरफ वाले रास्ते में, इसका नाम हारमुज जल संधि है। कौन सी है, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि जो आपकी है वो यहां पर पड़ती है, ये देख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने, जरा इसको देखो। यहां पर आपके सामने एकदम क्लियर है सारा मैप जो है, वो सवाल आपको कराएंगे लेकिन धैर्य से इन चीजों को भी समझ लीजिएगा।
ये पूरा इलाका आप लोगों के सामने है। यहां पर ये लाल सागर है, लाल सागर के अलावा यहां मिस्र को काट कर एक नहर बना दी है, स्वेज नहर। इसके अलावा आप इधर से होते हो भूमध्य सागर चले जाते हो, ये काला सागर ऊपर पड़ता है आपका यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर गल्फ ऑफ अदन है, ये अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी और ईस्ट वाला इलाका जो है ये वाला बाबल मंदेव जल संधि है। यहां पर अदन की खाड़ी को और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंदेव जल संधि है। इधर ओमान की खाड़ी, यहां पर ओमान की खाड़ी है, यहां अदन की खाड़ी है, इस बात को ध्यान रखना। ये अदन है, ये ओमान है, यानी नीचे ए है और ऊपर ओ है। ये ओमान है, ये क्या है? अदन है, ये अदन की खाड़ी है। और यहां पर पर्शियन गल्फ जो है वो आपकी यहां पर है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम आपका हार्मुज जल संधि है। ये दोनों परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने बताया था यहां पर आपका ये वाला इलाका ईरान का है, ईरान के बाद इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद आपका क्या है? इंडिया है। इस बात को और भी अगर क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने एक मैप आपके सामने और भी लिया है, जिसको देखकर भी आप और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं इस वाले पूरे मैप को। ये ईरान के नजदीक है, इराक भी यहां है और सऊदी अरब यहां है। ये सऊदी अरब का इलाका है, देख लीजिए, ये सऊदी अरब है, रियाद यहां की राजधानी है। ये कतर है और कतर के पास में ऊपर यहां बहरीन है, बहरीन के अलावा ये यूएई है, ये आपका ओमान वाला इलाका है। यहां से ये ओमान की खाड़ी वाला है, ओमान की खाड़ी से होते हुए आप इधर क्या कर जाओगे? प्रवेश। तो ये जल संधि जो है इसका नाम क्या है? हार्मुज जल संधि है। क्या है? हार्मुज जल संधि है। भारत की तरफ से इधर जाना है तो ये रास्ता भी ठीक रहता है। तो चलिए जरा अब इसके बाद आगे वाली बात आपके सामने रखें। अगला सवाल देखिएगा क्या है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने मैंने रख दिया, ये रहा, जरा देखो इसको। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है हाल ही में? ये बताओ जरा। बहुत अच्छा सवाल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बलराम जी बढ़ गई है ना। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर आपके सामने जो सवाल है इसका जवाब आपको देना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इनमें से किसको दिया गया ये आपको बताना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इनमें से किसे दिया गया? एलेक्सिया पेटुलास को नहीं दिया गया, इसको महिला वर्ग में बेलन डी अवार्ड दिया गया, बेलन डी अवार्ड, ठीक है, यानी बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड इन्हें दिया गया। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एजेंसी जो है उसके द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। अब जरा देखो, अंजू बॉबी जॉर्ज है या साइना नेहवाल नहीं है, पीवी सिंधु नहीं है। अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम आपने 2 दिन से सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा है। अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से क्या किया गया है? नवाजा गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज। अब बात करते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में। अगर आपको बताई जाए पूरी कहानी तो जरा अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में भी सुन लीजिएगा। यह है आपके सामने अंजू बॉबी जॉर्ज की फोटो है और न्यूज ये कहती है कि लैंगिक समानता की पैरवी के लिए अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो भी दिया गया है। लेकिन सम्मान जो है उसके साथ साथ यहां लिखा है कि भी भारत की दिग्गज एथलेटिक्स अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स ने देश में प्रतिभाओं को तराशने और लैंगिक समानता की पैरवी के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया है। विश्व चैंपियनशिप पेरिस 2003 में पदक विजेता एकमात्र भारतीय अंजू को बुधवार रात को इस सम्मान से क्या किया गया? चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय लैंग जेपर एथलेटिक्स भारत की अंजू बॉबी अब भी खेल से जुड़ी है। 2016 में लड़कियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी इन्होंने खोली है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की सीनियर उपाध्यक्ष के रूप में वह लगातार लैंगिक समानता की वकालत करती है। वह खेल में भविष्य के नेतृत्व के लिए भी स्कूली लड़कियों का मार्गदर्शन करती है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को किस लिए दिया गया है? अभी हाल ही में कोई पदक इन्होंने नहीं जीता कि इसलिए इनको दे दिया गया है। इनको महिलाओं या लैंगिक समानता की दिशा में किए जाने वाले इनके जो प्रयास हैं उन प्रयासों के लिए यह जो पुरस्कार है इनको दिया गया है। एथलेटिक्स से इनका संबंध रहा है अंजू बॉबी जॉर्ज का। और वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसी पदक जीतने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि
इनको दिया गया है किसके लिए, वो है प्रतिभाओं को, देश में प्रतिभाओं को तराशने और लैंगिक समानता की पैरवी करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। यही बात यहां लिखी गई है, यहां भी आप लोग इस बात को देख सकते हो अच्छे से। यही बात यहां लिखी गई है कि अंजू को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। भारत की दिग्गज एथलेटिक्स है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो 2003 पेरिस ओलंपिक में एकमात्र भारतीय एथलेटिक्स थी जिसने क्या जीता है, वो पुरस्कार जीता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज है। और अंजू को यह विश्व एथलेटिक्स संघ ने पूर्व अंतरराष्ट्रीय लॉन्ग जंपर एथलेटिक्स जो है उनको यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया। परीक्षा में छपेगा सवाल, याद रहे या न रहे वो दूसरी बात है, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंजू को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया गया है। अब बात करेंगे हम अगले सवाल पर, सीधे बिना किसी देरी के। सवाल ये रहा आपके सामने, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के संदर्भ में सत्य कथन आपको क्या करना है, बताना है। जरा बताइएगा कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के संदर्भ में इनमें से सत्य क्या है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के संदर्भ में पहला कथन है, यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, पहला कथन यह है। दूसरा, इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है और इसकी टैगलाइन है सशक्त युवा समर्थ भारत या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है वो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। युवाओं को कितना कौशल प्रदान करेंगे पता नहीं, ठीक है। युवाओं को क्या करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उस ट्रेनिंग स्कीम की शुरुआत की गई है, ठीक है। हाँ जी, पूनम कंवर जी करवाएंगे, परीक्षा के नजदीक एकदम अभी 5-7 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा इसके संदर्भ में। इसके बाद है नोडल मंत्रालय जो है वो शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान का नाम आपने सुना होगा, किसका, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये इस मंत्रालय को संभालते हैं। ये टैग लाइन पक्की याद कर लेना इसकी, सशक्त युवा और समर्थ भारत। सीधा पेपर वाला सवाल देगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उसकी टैगलाइन इनमें से कौन सी है, ठीक है, ये बताइए। तो यहां पर है सशक्त युवा समर्थ भारत, वो और कुछ भी इसकी जगह बदल कर आपको 3-4 नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखना है, इसकी टैग लाइन जो है वो सशक्त युवा और समर्थ क्या है, भारत है, यानी इसके सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान में भी आपको पता है युवा संबल योजना के तहत जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से हो जाएगी। 1 जनवरी 2022 से राजस्थान में जो युवा संबल योजना प्रदान की जाती है जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी क्या दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। वो कितना, 4,000 रुपए और 4500 रुपए का जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके लिए जो सरकार ने इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है, यह प्रोग्राम 1 जनवरी 2022 से क्या कर देगी सरकार, शुरू कर देगी। यानी उसके बाद बेरोजगारी भत्ता उसी आदमी को मिलेगा जो ट्रेनिंग करेगा, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम करेगा। यानी सीधी सी बात है, अब 4,000 रुपए के आधे पैसे ही आपके आएंगे, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो जिसके पास आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो कहेगा भाई साहब आधे तेरे और आधे मेरे, आना मत चाहे। तो इस प्रकार की सेटिंग अब लोग करने वाले हैं। तो अब देख लीजिएगा आपका बेरोजगारी भत्ता जो है वो क्या होने वाला है, बढ़ाने की बजाय कम होने वाला है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ स्कूल विजिट अभियान कब से शुरू होने जा रहा है, ये विजिट अभियान है, क्या है, ये विजिट अभियान है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ स्कूल विजिट अभियान जो है वो कब से शुरू होने जा रहा है। आपको पता होगा जब हमारे जितने भी ओलंपिक के खिलाड़ी हैं वो पदक जीतकर वापस हिंदुस्तान आए तो प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री जी ने उन सब से मुलाकात का एक कार्यक्रम आयोजित किया और उस मुलाकात के कार्यक्रम में ये कहा गया था कि भाई आप आने वाले समय में हैं, आपने देश के लिए बेहतर किया, ये अच्छी बात है, लेकिन इस देश के युवा जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर सकें, इसके लिए भी प्रयास आप लोग करो, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आप भी स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करें, खेल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ें।
इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने हामी भरी थी कि हाँ भाई ऐसा हम करने वाले हैं, वर्ष भर में कई स्कूलों का हम दौरा करेंगे और स्कूलों के खिलाड़ियों से, बच्चों से मुलाकात इस अवसर पर करेंगे, उनके साथ खेल भी खेलेंगे। अभी नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, स्वर्ण पदक एकमात्र नीरज चोपड़ा जो थे, इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जो है वो इन्होंने जीता था। अब इन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही कहां पर, अभी इस कार्यक्रम के तहत स्कूल विजिट अभियान के तहत मैं सबसे पहले गुजरात जो है वहां पर एक विद्यालय को क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा और वहां मैं पहला दौरा करने वाला हूं, उस स्कूल के विद्यार्थियों से मैं क्या करने वाला हूं, मिलने वाला हूं। तो वह मैं कितनी तारीख से शुरू करूंगा, उस दिन से इस योजना की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। वो तारीख आपको बतानी है कि ऐसी कौन सी तारीख है जिस दिन से ये शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 4 दिसंबर 2021 से ये है शुरुआत करने जा रहे हैं। एक योजना है जिसका नाम है टॉप्स योजना। क्या नाम है, टॉप्स योजना। इस टॉप्स योजना के तहत क्या किया जाता है, सरकार जो है वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। इस टॉप्स योजना के तहत जो है वो क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया कराती है सरकार, आर्थिक सहायता देती है, ट्रेनिंग हो, उनके रहने का हो, खाने का हो, कुछ भी हो चाहे, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक जो है उसके लिए तैयार करने के लिए सरकार पोडियम नाम की इस प्रकार की जो योजना है, ठीक है, वो क्या करती है, सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें सरकार ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजती है, उनका आर्थिक सहायता भी करती है, सरकार खर्चा भी उठाती है। इस टॉप्स योजना में किस खिलाड़ियों का चुनाव किया जाएगा, किस खिलाड़ी का चुनाव किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने अलग से कुछ लोगों की एक समिति बना रखी है। वो सिफारिश करती है कि हाँ भाई ये खिलाड़ी जो है वो इस टॉप्स योजना के लिए क्या है, एलिजिबल है, इनका चुनाव कर लिया जाए, इनका खेल प्रदर्शन बहुत बेहतर है और इन्हें जो है वो किसकी जरूरत है, वो है आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है, वहां इनको भेजा जाना चाहिए। तो अब ध्यान रखना, इन खिलाड़ियों के पूरे पैनल के अंतर्गत, इस पैनल के अंतर्गत अभी हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने कुछ नए खिलाड़ियों को इसमें क्या किया है, शामिल किया है। उन नए खिलाड़ियों के नाम क्या हैं यह भी आपको जान लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपके स्वास्थ्य के लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ये जरा देखिएगा, यहां पर है बाईचुंग भूटिया जो फुटबॉल से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक के बाद अब पेरिस ओलंपिक की जो तैयारियां हैं वो सरकार ने तेज कर दी है और उसी की तैयारियों की एवज में जो है वो किन किन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना की स्वीकृति देने वाली टीम में नए पुराने खिलाड़ियों को शामिल किया, यानी इस टीम में नए चेहरों को शामिल किया, लेकिन वो हैं पुराने खिलाड़ी। उनका नाम क्या, पहले बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से है, ये नाम आया है कल ही, आपको पता होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज जो एथलेटिक्स से संबंधित है, विश्व एथलेटिक्स में जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो इन्हें दिया गया है। फिर है सरदार सिंह हॉकी से है, अंजलि भागवत है, फिर वीरेन रसविकिन्ना है, इनका अभी हाल ही में इस कार्यक्रम के लिए चुनाव किया गया है। इसमें एक मोनालिसा बरुआ मेहता है और इसमें तृप्ति मुरगुंडे जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ये सब वो खिलाड़ी हैं जिनको टॉप्स योजना के तहत दिए जाने वाले खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश करनी है, प्लस सरकार को यह बताना है कि खेल के क्षेत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, वो सब सरकार को ये क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो टॉप्स योजना के तहत नामों की स्वीकृति हो, ये वो खिलाड़ी है। मिशन ओलंपिक सेल जो है उसका नाम ही है मिशन ओलंपिक सेल, उसका नाम है जिस संगठन में इनको शामिल किया गया है, नाम क्या है, मिशन ओलंपिक सेल है। और नए 7 खिलाड़ियों को इसमें भागीदार होने का अवसर मिल रहा है। 7 नाम ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल किया गया, वो 7 नाम मैंने अभी आपको बता दिए। 7 नाम ऐसे हैं जिनको मिशन ओलंपिक सेल, क्या है, मिशन ओलंपिक सेल है, ओलंपिक सेल, इस सेल में इनको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, टॉप्स योजना का संबंध आपसे पूछा जा सकता है किससे है, तो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया ऐसा कार्यक्रम जो खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें सरकार आर्थिक सहायता मुहैया करवाकर इनको इस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए जरा इसके बाद है, हम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए और 7 और शीर्ष खिलाड़ियों को मिशन ओलंपिक सेल में शामिल करते हुए बेहद क्या हो रही है, खुशी हो रही है। यह
ट्वीट किसके द्वारा किया गया, तो यह अनुराग ठाकुर जो हैं उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया। तो जो मैंने आपके सामने रख दिया है, तो ओलंपिक सेल में हाल ही में कितने नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो हाल ही में 7 नए खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए जरा अब बात करते हैं और आगे सवालों पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों ये रहा, फटाफट जवाब दीजिएगा। ये है अगला सवाल, यहां है 2 से 6 दिसंबर 2021 तक एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है। 2 से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य इस गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। ये कहां आयोजित हो रहे हैं ये आपको बताना है। कौन से गेम है, तो ये एशियन यूथ पैरा गेम्स है। एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है 2 से लेकर के 6 दिसंबर 2021 में। दोहा कतर में, बहरीन में, यूएई में और ईरान में। अभी आपको इन सब देशों की स्थितियां मैंने बताई है कि भैया ईरान कहां है, यूएई कहां है, बहरीन यूएई के पास में है और कतर कहां है, ये सब आपको बता दिया। सऊदी अरब का जो इलाका है उस सऊदी अरब के चारों तरफ स्थित है ये सारे देश, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और यूएई और कतर, ये सब उसके इर्द गिर्द के जो हैं वो इलाके हैं जो आपके सामने रखे गए। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि 2 से 6 दिसंबर 2021 को एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो जो जवाब मेरे दोस्त दे रहे हैं दोहा कतर, उनका साफ साफ गलत है ये जवाब। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होते तो आपको पता रहता कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब यूएई भी नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात भी नहीं है, इसमें टोटल 7 अमीरात आते हैं। ये बात कई बार बता चुका हूं, अजमन, फुजेरा, ठीक है, इस प्रकार के। ईरान भी इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, बहरीन है। बहरीन में अभी हाल ही में एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोहा कतर चपकाओ नहीं चपकाएंगे, इसका सही जवाब जो है वो ही चपकाएंगे और सही जवाब जो है वो क्या है, बहरीन है। बहरीन में क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है, बहरीन इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखना। गेम दोबारा याद कर लो, एशियन यूथ पैरा गेम्स है। अब जरा सुनिएगा, कल जो मैच हुआ उसमें क्या हुआ किसी को मालूम है क्या? फुटबॉल का किसका मैच है, सॉरी हॉकी का मैच है। हॉकी का जो मैच है वो कहां आयोजित किए जा रहे हैं, भुवनेश्वर में। जूनियर वर्ग का जो विश्व कप है वो भुवनेश्वर में क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। भुवनेश्वर में क्या आयोजित किया जा रहा है, उड़ीसा में। तो जूनियर वर्ग का जो विश्व कप है, किस वर्ग का, जूनियर वर्ग का हॉकी विश्व कप, जूनियर वर्ग का हॉकी विश्व कप जो है वो आयोजित किया जा रहा है। भारत ने बेल्जियम को हराकर, भारत ने किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर क्या कर दिया है, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली, सेमीफाइनल में। अब कल सेमीफाइनल के बीच में मुकाबला जो था वो भारत का, शायद भारत और अर्जेंटीना के बीच था या इस प्रकार का कोई मुकाबला था। अगर किसी ने देखा हो तो आप लोग बता दीजिएगा कि बेल्जियम के बाद भारत का ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है, तो भारत ने बेल्जियम को हराकर तो सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब ये सेमीफाइनल वाला मुकाबला कल था, कल रात्रि को ये मुकाबला था, तो किसके बीच हुआ ये मुकाबला आपको बताना है और भारत इसमें जीता या नहीं जीता ये भी जरा बताइएगा। अगला सवाल है, कस्टन वारहोम और एलिने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने, इसका क्रम से संबंध किसे। अब देखो, जो भारत की अंजू जॉर्ज है उसको जो दिया गया वो तो मैंने बता दिया, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें वर्ल्ड का यह पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। हाँ जी, यहां है कस्टन वारहोम, ये नाम है भैया आदमी का, कस्टन वारहोम, और एलिने भी नाम है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं ये दोनों खिलाड़ी हैं जिनके बेहतर प्रदर्शन इसी वर्ष में किए गए अच्छे प्रदर्शन के लिए इन्हें वर्ल्ड के, ठीक है। हाँ जी, चले दिनेश जी, अगर ऐसा है तो देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, एथलीट ऑफ द ईयर बने, इसका संबंध किस से है जरा बताइए। कस्टन वारहोम और एलिने जो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो बने हैं, इनका संबंध कौन से देश से है ये बताना है, ठीक है। चॉइस से 2-4 से हार गई भारत, अच्छा ऐसी बात है, चलो भी कोई बात नहीं। सेमीफाइनल मुकाबले में फाइनल में किस के साथ हारकर भारत बाहर हुई ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जरा बात कर लेंगे इस पर भी। अब जरा आगे बढ़िए आप लोग, यहां पर है कस्टन वारहोम और एलिने, ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर बने, इनका संबंध किस देश से, तो ध्यान रखना कस्टन वारहोम जो पुरुष हैं इनका संबंध तो है नॉर्वे से, और एलिने एक महिला है, इसका संबंध है कहां से, जमैका से है।
एलिने, ये महिला है जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार से नवाजा गया। और नॉर्वे के कौन है? कर्स्टन है, कर्स्टन वार्महोम जो है, वार्महोम, ये भी याद करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अंजू वाला जो सवाल है, अंजू जॉर्ज वाला, अंजू जॉर्ज, बॉबी जॉर्ज कह दो या अंजू जॉर्ज कह दो, ये संबंध जो है वो भारत से है, इनको भी दिया गया है। लेकिन इनको जो है वो लैंगिक समानता और आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। बल्कि अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संगठन ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो नॉर्वे के कर्स्टन वोमहोम और एलिने वर्ल्ड जो है जमैका की है, इनको यह पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। देखिए यहां लिखा है मैंने नॉर्वे, यहां लिखा है आइसलैंड, यहां लिखा है स्वीडन, यहां लिखा है डेनमार्क। तो आपने जब वर्ल्ड मैप देखा होगा तो ऊपर ही ऊपर यहां पड़ता आइसलैंड, उसके बाद यहां डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपका डेनमार्क, डेनमार्क के यहां ऊपर देखोगे तो सबसे पहले इधर नॉर्वे आएगा, नॉर्वे के बाद आपका स्वीडन आएगा। ये जो देश हैं इनको मिलाकर बोला जाता है स्कैंडिनेवियाई देश। क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश है या नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे आता है, आइसलैंड आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क आता है। जिसमें डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये सारे देश जो हैं वो यूरोप के देश हैं। यूरोप में एक जमैका को छोड़ दीजिए, नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, स्विट्जरलैंड है, ये सब के सब जो देश हैं वो यहां पर आते हैं, यूरोप के देश हैं ये सारे के सारे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस न्यूज के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं साथ में ही। यहां पर इनको यह पुरस्कार दिया गया, ये देख लीजिएगा, दोनों आपके सामने हैं, दोनों चेहरे हैं। इनमें सही जवाब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा, उसका क्या जवाब आपका मिलना है। यह है नॉर्वे के पुरुष, जमैका की महिला धाविका को मिला सम्मान। नॉर्वे के कर्स्टन वार्महोम और जमैका की एलिने थॉम्पसन हेराक को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। दोनों ही एथलीट इस साल आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में कमाल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बने हैं। कर्स्टन ने जहां पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक विश्व रिकॉर्ड के साथ अपने नाम दर्ज किया था, वहीं जमैका की दिग्गज धाविका एलिना ने लगातार ओलंपिक महिलाओं की 100 और 200 मीटर रेस जो है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। गोल्डन डबल है और 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे और इन्होंने जो है वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इस वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स में इनको क्या दिया गया? यह है सम्मान दिया गया है। अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जरा है वो क्या है, ये देखिएगा। अगला सवाल ये रहा, यहां है सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस की परेड का आयोजन 5 दिसंबर को किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा यह आयोजन आपको बताना है। यह बात मैंने आज ही की क्लास में आपको बताई होगी कि भैया ऐसा ऐसा कार्यक्रम आयोजित है, कौन कौन आने वाला है ये भी बताया था। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस अभी आपने मनाया है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। लेकिन इसकी स्थापना दिवस की जो परेड है उसका आयोजन अभी नहीं किया गया है। इस परेड का आयोजन किया कब जाएगा? 5 दिसंबर को किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा यह आयोजन आपको बताना है। क्या बाड़मेर में इसका आयोजन होने वाला है? क्या गंगानगर में इसका आयोजन होने वाला है? क्या बीकानेर में इसका आयोजन होने वाला है? तो इसका सही जवाब होगा इसका आयोजन कहां किया जाएगा? जैसलमेर में किया जाएगा। और ये जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका मतलब यहां पर अमित शाह जो है, अमित शाह, वो इस जो पूरी परेड है इसका क्या करने वाले हैं? निरीक्षण करने वाले हैं। परेड का निरीक्षण कौन करने वाले हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो इस गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी, वो इसका नेतृत्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? जैसलमेर इसका सही जवाब होगा। अमित शाह जी इसका सही उत्तर होगा। जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये कल आपको बताया था मैंने न्यूज़पेपर की खबर। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिलों में कितनी राशि खर्च की गई है? आंकड़ों के अनुसार बात करें तो ये राजस्थान है, ठीक है, प्रधान ये क्या है? राजस्थान है। इस राजस्थान में यहाँ गंगानगर है, यहाँ बीकानेर है, यहाँ आपका जैसलमेर है और यहाँ आपका बाड़मेर है। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन चारों में एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। क्या है? सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, यानी बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया स्कीम जो है, विकास कार्यक्रम ये चलाई जाती है। ये किसके द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है? ये तो केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है उस गृह मंत्रालय के अधीन इसको चलाया जाता है। वर्ष 1993 से यह योजना लगातार चल रही है।
इन क्षेत्र वाले लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इनको रोड की सुविधा कैसे मिले, इनको रेल लाइन की सुविधा कैसे मिले, इनको आधुनिक संसाधन कैसे उपलब्ध हो, इनके पानी की व्यवस्था कैसे हो, इनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, इसके विकास के लिए क्या किया जा रहा है। यहां पर इस प्रकार की योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार की पहल है, ये ध्यान रखना। ये तो अब आपको बताना है कि वर्ष 2020-21 में सरकार ने इन चारों जिलों में कितना खर्चा किया है। 50 करोड़ से कुछ होगा नहीं, 150 करोड़ किए नहीं, 150 करोड़ नहीं, इसमें सही जवाब जो है वो कितना है, 160 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने इसमें क्या की है, खर्च की है। 150 करोड़ नहीं है भैया। कल की क्लास अगर देखे होते, सुनी होती हमारी बात, तो आप गलत नहीं बताते इसका जवाब, लेकिन नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। अगला सवाल, राज्य में 90% से अधिक वैक्सीनेशन वाले जिलों का सही क्रम बताइए। इस पर भी बातचीत कल की क्लास में हालांकि हुई है, न्यूज़पेपर की खबर मैंने पढ़ाई, अगर ध्यान से सुनी है तो इसका जवाब भी दे दोगे। राज्य में 90% से अधिक कोविड वैक्सीनेशन वाले जिलों का सही क्रम क्या है बताइए। एक जिला है जो 101% से भी ऊपर पहुंच चुका है, जहां 101% से भी ऊपर क्या है, वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसा एक ही जिला है राजस्थान का, और उस जिले का नाम है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ तो सब में है, प्रतापगढ़ यहां भी है, प्रतापगढ़ यहां भी है, प्रतापगढ़ यहां भी है, प्रतापगढ़ यहां भी है। अगर आप प्रतापगढ़ को देखकर जवाब दोगे तो आपके सारे उत्तर सही है, लेकिन मैंने तो पूछा है 90% से ऊपर जितने भी जिले हैं उनका सही क्रम आपको बताना है, क्या होगा। तो देखिए भैया, प्रतापगढ़ है, लेकिन गंगानगर 90% से ऊपर वाला नहीं है, ना इसमें जालोर आपका है, ठीक है। प्रतापगढ़ के साथ इसमें डूंगरपुर, जैसलमेर, तो यहां गंगानगर है, ये गंगानगर नहीं है। इसमें प्रतापगढ़ है, लेकिन ना तो इसमें सीकर है, ना इसमें जयपुर है। झुंझुनू जरूर है, लेकिन इसमें क्या नहीं है आपका, जयपुर, और जयपुर शामिल नहीं है, सीकर तो शामिल है, सॉरी, ठीक है, जयपुर तो शामिल नहीं है। अब देखिए, हनुमानगढ़ है, इसके बाद जयपुर है, यहां पर जयपुर, सीकर और झुंझुनू, जयपुर भी है इसमें, और आपका झुंझुनू भी है। अच्छा, ये बात है, इसने गड़बड़ कर दिया भैया, यहां इसकी जगह दूसरा नाम लिख कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर दिया सो कर दिया। लेकिन सारे जिले जो हैं वो ऊपर वाले में 90% से ऊपर है। इसमें अजमेर शामिल नहीं आ रहा, देखो इसमें अजमेर शामिल नहीं है, यहां पर अजमेर है, ठीक है ना, तो अजमेर में 90% से ऊपर है, झुंझुनू में भी 90% से ऊपर है, सीकर में भी 90% से ऊपर, और जयपुर में भी है, और कहां भी है, हनुमानगढ़ में भी है। तो अब आपका ए इसमें सही जवाब होगा। नीचे वाले में हालांकि एक नाम इसको और लिखना था, लेकिन इसने लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। नीचे वाले में एक कोई और नाम लिख दीजिएगा, या फिर अजमेर इसमें छोड़ दिया है, इसमें अजमेर शामिल कर लिया है। प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, ये ऐसे जिले हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जिलों में राजस्थान में वैक्सीनेशन जो है वो 90% से क्या है, ऊपर है। ये इतने ही जिले हैं, 6 ही जिले राजस्थान के ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन का काम 90% से ऊपर हो चुका है, बाकी जिलों में ऐसी स्थिति नहीं है। चलो अगला देखो, अब सवाल आपका 14 नंबर सवाल क्या है, आजा भैया रे, ये रहा, नो ड्यूटी इफ नॉट वैक्सीनेटेड, यानी अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, तो आपकी जो सेवाएं हैं वो हम नहीं लेंगे। ऐसा किसने कहा? नो ड्यूटी इफ नॉट वैक्सीनेटेड मुहिम शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है? कोटा रेल मंडल के द्वारा, अजमेर रेल मंडल के द्वारा, जोधपुर रेल मंडल के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? किस रेल मंडल के द्वारा नो ड्यूटी इफ नॉट वैक्सीनेटेड, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप सेवा के लिए यहां न आए, आपकी कोई सेवाएं यहां स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। हाँ जी, बताओ जरा, सभी जवाब तो नहीं है, ये गलत है, ये मैं पहले ही बता देता हूं आपको, आप सही वाला दे रहे हैं, सही वाला नहीं है। इसमें सही जवाब क्या है? कोटा रेल मंडल है। कोटा रेल मंडल ने क्या किया है, अभी हाल ही में यह अभियान चलाया है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो नो ड्यूटी इफ नॉट वैक्सीनेटेड, अगर आपने नहीं लगवाई है वैक्सीन तो आप सेवाओं के लिए यहां नहीं पधारें। अभी ध्यान रखना, सरकार के द्वारा यहां पर कोटा जो रेलवे का जोन है, यहां कोटा रेल मंडल जो है, यहां पर कोटा का नया रेलवे स्टेशन जो है वो अभी हाल ही में बनकर क्या होगा, तैयार होगा। राजस्थान की जो आन बान और शान है, उसी तरीके का पर्यटन को आकर्षित करने वाला कोटा का जो नया रेलवे स्टेशन है, उसको नया रूप यहां जल्द ही क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए
सर्वाधिक पंजीयन करवाने वाला जिला जो है उसका नाम आपको बताना है। राजस्थान में ओलंपिक आयोजित होने वाले, ग्रामीण ओलंपिक जिनको अपन कहते हैं, देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार के अनूठे कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, तो अब जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या है कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसने सर्वाधिक पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अपना करवाया कि भाई हम खेलेंगे, हमारे गांव में बूढ़े जो है ना, डोकरे डोकरियां, वो क्या खेलने वाले हैं, अब गेम खेलने वाले हैं, रस्सा कस्सी खेलने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया? राजस्थान में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए, ठीक है, राजस्थान का खेल मंत्रालय जो है वो खेल परिषद के द्वारा इसका क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है। अशोक चांद्रा जी का नाम आपने सुना होगा, वहां से वो इनके आयोजन में शामिल होने वाले हैं। तो अब बोलो जरा सही जवाब क्या होगा? हाँ जी, जयपुर में नहीं है भैया, जयपुर वाले तो आप तो क्या है, जयपुर दिखते ही टूट पड़ते हो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जयपुर का नहीं है, सीकर का भी नहीं है, सिरोही का भी नहीं है, इसका सही जवाब है वो नागौर है। नागौर जो है ना, नागौर वालों ने सबके रजिस्ट्रेशन करवा दिए कि भाई हम यहां सबसे ज्यादा क्या करने वाले हैं, यहां पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले हैं। तो नागौर इसका सही जवाब होगा। नागौर के लोगों ने सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन इसमें कराया, यानी लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन अकेले नागौर जिले से है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? यह सवाल भी यहां पर इन्होंने डाल दिया है। तो कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में। ये भी आपको सवाल बता दिया है मैंने, हालांकि पुराना सवाल इन्होंने वापस डाल दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलो अब मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बातचीत और करना चाहता हूं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, जरा इनको देखिएगा। बांधों की सुरक्षा में लापरवाही की तो राज्यों पर लगेगी पेनल्टी, ऐसा केंद्र सरकार ने अब एक बिल पास किया है संसद में, ये ध्यान रखना है। संसद अभी चल रही है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है इस पर निगाह ना कर रखिएगा, सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा में बहस के बाद बांध सुरक्षा विधेयक जो है क्या किया गया, पारित किया गया। राज्यसभा में अभी बांध सुरक्षा विधेयक 2019, बांध सुरक्षा विधेयक, बांध सुरक्षा विधेयक 2020, बांध सुरक्षा विधेयक जो है वो 2019 के नाम से यह क्या कर दिया गया, राज्यसभा में पारित किया गया। कहां पर? राज्यसभा में पारित किया गया। और इसमें यह कहा गया है कि भैया अगर आपने इस पर सही से काम नहीं किया, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, तो राज्य पर इस पर क्या लगेगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, कानून बनाने में 40 साल कर दी हमने देरी। शेखावत जी जो है वो हमारे राजस्थान से आते हैं, उन्होंने कहा है कि 1982 में एक कमेटी ने बांधों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाने की सिफारिश की थी। 1982 से देश की नदियों में कितना पानी बह गया, इस दौरान हुए हादसों में न जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन 40 साल में बांधों की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। और अभी इसमें राज्यसभा ने पहल की है, तो 2019 का बांध सुरक्षा विधेयक है वो राज्यसभा में क्या कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद कल मैंने एक आपको सवाल पढ़ा दिया इसका, कल ही, कि गेटवे जो है वो है गोल्डन गेटवे के बारे में कल पढ़ाया था मैंने। गोल्डन गेटवे जो है वो भारत के यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया। ये कल की क्लास का सवाल था, अगर आपने पढ़ा हो क्लास में। यूरोपियन यूनियन 300 अरब यूरो की वैश्विक निवेश योजना की पेशकश, कल मैंने सवाल दिया था कि अभी हाल ही में गोल्डन गेटवे नाम की एक पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, उसका जवाब ऑप्शन में था यूरोपीय यूनियन। ये जो चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी है उसका मुकाबला करने के लिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा पहल शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है, गोल्डन गेटवे। आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपने वाला है कि गोल्डन गेटवे पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को क्या करने वाली है, कम करने वाली है या फिर उसका मुकाबला करने वाली है। तो आप ध्यान करिएगा, इसका सही जवाब होगा गोल्डन गेटवे। चीन बना रहा देशों को कर्जदार, ईयू देगा अनुदान। यानी अनुदान देने का मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बेहतर विकल्प के रूप में बुनियादी ढांचे, डिजिटल, जलवायु प्रोजेक्ट में 2027 तक वैश्विक स्तर पर 300 अरब यूरो, यानी लगभग ये मानकर चलिए आप 340 अरब डॉलर की राशि है, वो निवेश वाली एक योजना की पेशकश की है और उसका नाम रखा है ग्लोबल गेटवे। ग्लोबल गेटवे, ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, ग्लोबल गेटवे योजना।
इसका संबंध किससे है? तो जो देश चाइना से पैसा उधार लेते हैं, उधार लेने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन कह रहा है हम आपका पैसा देंगे, आप क्या करिए, निर्माण करवाइए, विकास करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में तब्दील करवाइए, ऐसा कहा है। तो इस बारे में कल मैंने आपको बातचीत जो है वो बता दी थी कि यूरोपीय आयोग की जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर और लेयन और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो हैं डेविड सासोली हैं, उनके बीच में इस प्रकार की बातचीत कल हुई है। यही बात वापस यहां पर दूसरे ढंग से प्रस्तुत की गई है। ये बात हमारी हो ही चुकी है। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है उस पर भी आपके सामने। अब एक महत्वपूर्ण सबसे अच्छी खबर जो है वो आपको कल का दिन याद होगा। राजस्थान ही नहीं पूरे भारत भर के लिए यह दिवस बड़े गर्व का अवसर रहा है। 3 दिसंबर 1971 3 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा, भारत पाक युद्ध, आपको पता है। उसकी 1971 में लड़े गए इस युद्ध की वर्ष 2021 में कौन सी वर्षगांठ आई है? तो ध्यान रखना, इसके 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम इसे स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। किस वर्ष में? स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में इसे मना रहे हैं। ध्यान रखना, स्वर्ण जयंती जो वर्ष है वो है किसका? भारत पाकिस्तान के 1971 की जो लड़ाई थी उसका स्वर्ण जयंती वर्ष अब मनाया जा रहा है। बाकासर से आगे बढ़े और छात्रों तक फतेह किया। 3 से 16 दिसंबर तक चला था युद्ध राजस्थान के, जिसमें ब्रिगेडियर भवानी सिंह और रॉबिन हुड बलवंत सिंह जो है उन्होंने वीरता का प्रदर्शन इसमें किया था। तो बाकासर जो है वो पश्चिमी सीमा का एक अलग ही युद्ध बन चुका था, जहां ऊंटों की सेनाओं ने बढ़ चढ़कर क्या किया था, इसमें हिस्सा लिया था। तो ये स्वर्ण जयंती वर्ष जरूर याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध की हमें क्या दिलाता है? याद दिलाता है। हमारे 12 एयरबेस पर पाकिस्तान ने किए थे 16 हमले 3 दिसंबर 1971 को, लेकिन उनके हमले सारे क्या हो गए? फेल। ठीक है, ये ध्यान रखना। रो को ये पहले से ही पता था कि पाक हमला करेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो विजय दिवस की स्वर्ण जयंती अभी हाल ही में हम मना रहे हैं। किस दिन मना रहे हैं? 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक यह युद्ध चला था। कब से कब तक? 3 से लेकर के 16 दिसंबर को यह युद्ध क्या किया गया था? यह युद्ध चला था। 71 की लड़ाई आप सब लोगों को याद होगा। 1971 बांग्लादेश के रूप में दुनिया को एक नया देश मिला था। किस रूप में? बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के रूप में पूरी दुनिया को एक नया देश मिला था। वो भी घटना आप लोगों को याद होगी, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। इसके अलावा राजस्थान का जो जैसलमेर का इलाका है, देखिएगा यहां पाकिस्तान में यह कहा गया है कि जो आईएनएस हमारा राजपूत है उसने भाग लिया था, और जो पाकिस्तान का था वो था आईएनएस गाजी, यानी पीएनएस गाजी था। भारत का आईएनएस राजपूत था। भारत का क्या था? आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत ने भारत की तरफ से और इधर की तरफ से पीएनएस गाजी जो था उसने भाग लिया, लेकिन इस गाजी को नस्तनाबूद कर दिया किसने? हमारे आईएनएस राजपूत ने। और यह कहा जाता है कि पाकिस्तानियों के लिए शुक्रवार जो था वो शुभ अवसर माना जाता था। शुक्रवार में जुमे की नमाज होती है और इन्होंने कहा था हम जुमे की नमाज पढ़कर भारत पर हमला करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका यह दांव जो है वो फीका पड़ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे है। जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम आपको पता ही होगा। जैसलमेर में उस समय पाकिस्तानी सेना ने एक कोड दिया था। उस कोड का नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना, जब हमला किया गया तो हमले में यह जानकारी मिली थी कि भारतीय वायुसेना ने किया पाक के 8 हवाई अड्डों पर हमला था। उस समय रात के 11:50 हुए थे। जवाबी हमला हुआ 3 दिसंबर 1971 की मध्य रात्रि को। यहां पर जैसलमेर को मिला था हमलावर कोड, यानी सेना जो है उसने कहा था, इन्होंने एक कोड दिया है जिसका नाम क्या है? संसार है। यह संसार नाम का कोड किसको दिया गया था? राजस्थान के जैसलमेर को दिया गया था। यह ध्यान रखना, राजस्थान के जैसलमेर को इस संसार कोड से जाना गया था। यानी 3 दिसंबर जैसलमेर एयरबेस स्टेशन शाम 6 बजे विंग कमांडर एमएस बाबा ऑपरेशन रूम में सिंधियों के साथ युद्ध की साथियों के साथ वार्ता कर रहे थे। फोन बजने लगा और दूसरी तरफ से एयर कमांडो कंवर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, हमले के लिए तैयार रहें। हमला करने का कोड है वो है संसार, यानी पाकिस्तानी सेना के द्वारा जैसलमेर को दिया गया कोड जो था वो क्या था? संसार था। वह शब्द जैसे ही मिला वैसे ही भारतीय हंटरों ने शिकार शुरू कर दिया। विंग कमांडर एमएस बाबा की ये विभिन्न प्रकार के सैनिकों की डायरियों से यह सामने आया है।
और पाकिस्तान की जुमे की नमाज के बाद जो हमने वहां का गाजी जो बरामद किया था वो देखिएगा आज भी हमारे यहाँ सुरक्षित है, उसका कुछ नमूना आपके सामने यहाँ के म्यूजियम में अब वो है। ठीक है, तो पीएनएस गाजी जो है उसको डुबो दिया था किसने? आईएनएस राजपूत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, यानी तीनों सेनाओं ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा था। चलो जी, इसके बाद आगे क्या है? उस दिन का जो न्यूज़पेपर छपा वो इस प्रकार का था। ठीक है, उस दिन का जो न्यूज़पेपर छपा था वो ये था, राष्ट्रपति द्वारा अपाल की घोषणा आज विधेयक। ठीक है, 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती पर भारतीय सेना की विजय गाथा का याद करने का अवसर है। पहले ही दिन ढेर हुआ था पाकिस्तान, और इस प्रकार की इंदिरा गांधी की उस दिन फोटो छपी थी। पश्चिमी सीमा की चौकियों पर गोलाबारी हुई है, हमले का दृढ़ता और एकता के साथ हिम्मत से साथ हम सामना करेंगे, ऐसा उस दिन हमारी उस समय की तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री जो हैं वो इंदिरा गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा था। इसके बाद बहरीन में आयोजित हो रही एक प्रतियोगिता, ये भी आपको बता दिया गया है मेरे द्वारा। और इसके बाद देखिएगा, ये रहा आपके सामने एक नई बात, सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो परेड का आयोजन है वो कहां होगा? स्थापना दिवस परेड जो है वो 5 दिसंबर 2021 को जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाना है। इस परेड के मुख्य अतिथि जो होंगे वो माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार होंगे, उनके देखरेख में इसका आयोजन किया जाना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग जन दिवस जो कल मनाया गया था, उस अवसर पर आपके सामने ये रखा है, दिव्यांग जनों के लिए बेहतर काम हो इसके लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जो है वो दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस अवसर पर क्या किए गए? प्रदान किए गए। राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस समय दिए गए। तो ध्यान रखना, हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे मंत्री है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वो हमारे सामाजिक न्याय व क्या है? अधिकारिता मंत्री हैं। इसके बाद और कुछ भी है क्या, जरा देख लेते हैं भैया। ये गंडक परियोजना जो है वो नेपाल के साथ भारत का समझौता हुआ है। गंडक परियोजना पर 1961 में ये समझौता हुआ था। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और गंडक नदी पर सरतरपुरा जो नेपाल में है वहां हाइड्रो बिजली का क्या किया जाता है? उत्पादन इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है आरपीएससी के सदस्य शिव सिंह को अध्यक्ष का प्रभार दिया गया। ये मैंने कल की खबर आपको बताई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, तो ये देख लीजिएगा, आरपीएससी के सदस्य हैं डॉक्टर शिव सिंह, इनको अध्यक्ष का प्रभार जो है वो हाल ही में क्या कर दिया गया है? दिया जा चुका है। ये सारे मैप जो है उस पर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपका इजराइल का इलाका है, उसके बाद सऊदी अरब का इलाका है, उसके बाद कल हमने G20 के देशों के बारे में बात की थी। भारत पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है जब G20 के सम्मेलन की क्या करने वाला है? 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। 2023 में भारत पहली बार G20 की क्या करने वाला है? अध्यक्षता करने वाला है। और ये सारे G20 के देश हैं। इन देशों में आपके सामने सारे देश लिखे हुए हैं, आप अंदाजा इन देशों को देखकर क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, जिसमें आपका अर्जेंटीना है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राजील है, कनाडा है, यूएसए है, इटली है, और आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान ये रहा। ठीक है, भारत G20 का सदस्य है। इसके बाद ये इलाका आपको बता दिया, पूरा खाड़ियों के बारे में भी बता दिया, हार्मुज जल संधि के बारे में भी बता दिया, बाबल मंदेव जल संधि के बारे में भी बता दिया। ये भी आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बारे में आपको मैंने पूरी बात बताई है अभी अभी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल संधि है, उसको कैसे आपको दिखाया गया। ये फ्रांस वाला इलाका जो है ना, इस पर भी बातचीत थोड़ी मैं कर लेता हूं। फ्रांस बहुत चर्चित है आप सब लोगों के लिए और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से बन सकते हैं। ये स्पेन है। स्पेन और फ्रांस जो है इसकी सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला आपको पता होनी चाहिए, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला। पिनेरिज, यहाँ के अधिकांश प्रांतों के नाम पिनेरिज के नाम पर हैं। पिनेरिज पर्वत श्रृंखला यहां पर है। इसके अलावा इधर एक वासजेज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या है? वासजेज पर्वत श्रृंखला है। ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, एक आप लोगों को यहां पर आल्पस पर्वत श्रृंखला का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सब है फ्रांस का इलाका, ध्यान रखना। इधर वाला ये इंग्लिश चैनल जो है, ये इंग्लिश चैनल यहां है। ये यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, इस यूके और फ्रांस के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है वो इंग्लिश चैनल का क्षेत्र है। क्या है? ये इंग्लिश क्षेत्र है। यहां पर आपके बिस्केक की खाड़ी पड़ती है। यहां क्या है? बिस्केक की खाड़ी पड़ती है। आपको ये बातें भी थोड़ी ध्यान होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद देखिए, ये पूरा रेड सी का इलाका आपको बता दिया है।
अभी हाल ही में एक भयंकर जो ज्वालामुखी फट रहा है ला पाल्मा, उसके दुष्प्रभाव अगर कोई पूछे आपसे कि भाई कोई ज्वालामुखी आता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके लिए आप यह इमेज देख सकते हैं। यहां उतरे वहां फंसे, एक तरफ लावा की जांच, दूसरी ओर राख की नदियां। तो यहां पर इंडोनेशिया के दूसरी ओर तस्वीर में सोनोवो नदी पर फंसे इंजीनियरिंग वाहन, ये दो एक साथ, एक इंडोनेशिया की खबर है और एक कैनरी द्वीप पर जो ज्वालामुखी अभी हाल ही में कई हफ्तों से फट रहा है, उन दोनों की खबर आपके पास है। देखिए किस प्रकार के दुष्परिणाम किसी ज्वालामुखी के हो सकते हैं, ये दोनों नजारे आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी, चलिए अगली बात आपको बता दी है यहां मैंने। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहां हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ नए सवाल, कुछ नए तथ्यों के सामने आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आप कल फिर से मिलते हैं इसी समय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए, और आगे भी आप तैयारी करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू।